हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी चोरी, जो लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौतों जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गर्म पने हुए रस में जो मज़ा था, वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल की थी। हलधर, वह अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठ थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और चौका चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाली मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन कट जाते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बिठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियाँ गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियाँ छाँट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता, हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारे, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते में। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों में गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बढ़ी हुई त्योरियाँ उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सर खपाने के बाद कोई कहानी सोचती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले ना समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियाँ तोड़ ली, तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूँ की हरी हरी बाली ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सज़ा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में शाम बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगे से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगे को ही सर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल आया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए ज़मींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को न जाने क्यों कर पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक ना था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थी, वे अभी तक याद हैं। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनती तो थे नहीं, चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूँ उनसे ज़्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में ना था। चचा ने उनकी रक्षा का भार सर पर ना रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ ना सूझता। और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करके डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया
और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को ना जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह विभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हमें शांति से विचार करने की क्षमता ही ना थी। मुँह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबीना भी ना लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद ना होता। हज़ारों मंसूबे बांधते थे, हज़ारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने से बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राज़ी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हल्दर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था, ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ी चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फ़ीस देनी है, घर में पैसे ना थे तो चचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ लिए जाएँ? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम ना था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता, ना कमर में इतनी जगह थी और ना जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे जाएं, शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। यह कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर कहीं पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात ना थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, हम है कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी, मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हल्दर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हल्दर को साथ लेने का इंतज़ार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह ना आएंगे 1 पैसा भी खर्च ना करूँगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, पर हल्दर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी ना लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हल्दर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और हल्दर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूँ, शायद हल्दर अभी वहीं हो, मगर वह सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही ज़ोर से कहकर मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चचा आए थे, हल्दर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा ताना कर घूसा मारा कि मियाँ हल्दर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मान्यता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हल्के में डीह की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती, घटाएं उमड़ी जाती। मालूम होता था आसमान फट कर गिरा ही चाहता है।
देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूछे उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली जाती थी, लेकिन मैं उसी मंदगति से चला जाता था मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ जाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि ज़रा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, ज़रा उनके सामने झूठ झूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है, सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा ना रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे की ग्लास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी ना जाने क्यों इस दवा को खूब मज़े ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंख बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता है। पिताजी के पास गाँव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आँख करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जुबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है, बोल तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जुबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी ना निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसे चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था क्या इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना अक्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूसे और पड़ने से उनका कुछ बिगड़ ना सकता था। मैंने मार कभी नहीं खाई थी। मेरा 2-4 ही घूसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया? हलधर ने। किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य ज़रूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझे को उल्लू बनाने लगे। हल, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं वही तालाब के किनारे तो कहा। हल, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा लाता, 4 चने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। यह कहती हुई चची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का ही है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चमेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगी। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय, पर अंत दोनों का एक ही था, गुड़ और चमेना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।